आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही समाज और देश के भविष्य का निर्धारण करती है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं वो एक समय की मांग थी। ये एजुकेशन पॉलिसी लगभग 34 साल के बाद हमारे देश में लाई गई। 1986 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के शिक्षा मंत्री थे और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो एक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। अब लगभग 34 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी अध्यक्षता में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के यूटी अध्यक्ष अरुण देव मनहास जी। अरुण देव जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी। अरुण जी, जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई है, इसमें एक सबसे जो खास बात वो ये है कि पहले जो हमारे देश की जीडीपी है उसका 4.6% जो है वो शिक्षा पे खर्च होता था, लेकिन अब बढ़ा के वो 6% कर दिया गया है। इसके अलावा इस एजुकेशन पॉलिसी से हमारे जो छात्र हैं उनको क्या लाभ होंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताएं। ऐसा है, जिस तरीके से आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही कहा कि 34 साल बाद ये शिक्षा नीति आई है। आपको बताऊं, उससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ है 1968 में, 68 के बाद 86 जे 86 जो आपने बोला राजीव गांधी जी की जो सरकार थी, और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बने उस समय छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस लाई गई और लगभग पूर्णतया 34 वर्ष के बाद ये शिक्षा नीति आई है। हमारे देश का जो राजनीतिक फैब्रिक है जनरली, उसके ऊपर कभी भी पिछले 34 वर्षों में और उससे पहले भी किसी ने शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उसको ना चुनावी मुद्दा बनाया, ना कभी उसको मुखरता के साथ कभी किसी ने अपना पक्ष रखा। उसके पीछे प्रमुखता से कारण एक और भी था, कहीं ना कहीं ये शिक्षा किसी को सूट नहीं करता था। कहीं ना कहीं शिक्षा का विषय, क्योंकि वो आपको जो उस समय के जो सरकारें थी या सरकारों को चलाने वाले राजनीतिज्ञ थे, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट नहीं लगता था, जिस कारण से वो किसी को भुना करके आम समाज के बीच में इस विषय को लेकर के जाएं। परंतु भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से ही, और 2014 में जब हम लोग पूर्णतया केंद्र की सरकार में आए उससे पहले ही जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर हमेशा शिक्षा का विषय प्रमुखता के साथ रखा भी, और हमारी सरकार आने के बाद हमारा शिक्षा को लेकर के क्या एक विजन प्लान है, तो वो उस सबको हमने अपने मैनिफेस्टोस के अंदर इंट्रोड्यूस भी किया, उसको रखा भी, और उसको हमने टाइम टू टाइम बात भी की। और 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहला हमने शिक्षा के जगत में अगर कोई काम किया तो वो एक कमीशन बैठा करके, जिसको TSR सुब्रमण्यम जी ने चेयर किया था उस कमीशन को, और लगभग 2 वर्ष बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी मई के महीने में कि हमको शिक्षा के जगत में क्वालिटी एजुकेशन और कहीं ना कहीं जो लूप होल्स एजुकेशन के हैं उसको फिलअप करने के लिए हमको इम्फेसिस करना चाहिए। उसका ये ऑब्जेक्टिव था, तो जो कि अक्टूबर के महीने में 2016 की ही सरकार ने उसको रिलीज किया ड्राफ्ट को, और उसमें आम समाज की, आम व्यक्ति की, आम देशवासी की, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं या आम समाज को क्या लगता है उसके लिए सजेशंस की एक डिमांड रखी गई। एक कहा गया कि आप सजेस्ट कीजिए कि आपको क्या लगता है। तो जब सजेशंस आई उसके बाद ही हमने एक दूसरा कमीशन बिठाया, और जो पूर्व के इसरो चेयरमैन रहे हैं उनको उसका अध्यक्ष बनाया, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये जो कमीशन ने रिपोर्ट दिया, और उसको फाइनल ड्राफ्ट बनाते बनाते 2019 का शिक्षा नीति, और अब प्रमुखता के साथ 2020 का शिक्षा नीति जो आई है, उसमें आप ध्यान दीजिए जिस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और साथ में उसके बाद का जो कॉलेजेस लेवल पर या यूनिवर्सिटी तक की जो हायर एजुकेशन है, इनको बांट करके किस तरीके से हमारा विचार है, किस तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से 5वीं तक आपको अपनी मदर टंग में
सीखने के लिए, पढ़ने के लिए इजाज़त है और एम्फेसिस किया जाएगा कि वो मातृभाषा में अपनी जो वहाँ की भाषा है वो उसमें ही पढ़ाया जाए। मैं कभी कभार, हम लोग पुराने ऐसे व्यक्तित्वों को पढ़ते थे, हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं या जो ऐसे हम लोगों को पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे जीवन पे बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या गृह मंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, अनेकों अनेक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और चाहे वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हों, इनकी जो शुरुआती शिक्षा है अगर हम देखेंगे तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में हुई है। वो लोकल लैंग्वेज में पढ़े हैं, वहाँ पे सीखे हैं, उनका ब्रेन उस तरीके से डेवलप हुआ है और अपनी सब अपने उस समय के जीवन से सीख करके उन्होंने अपना व्यक्तित्व गढ़ा है। तो कहीं ना कहीं 5वीं तक ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। उसके साथ 5वीं के ऊपर चलते ही जिस तरीके से आज हम बाकी एजुकेशनल सिस्टम्स देखते हैं देश विदेश के, तो जिस तरीके से डिजिटलाइज्ड और एक एनालिटिकल मैनर में व्यक्ति को तैयार करने की और एक बच्चे का गढ़ने के लिए, उसका दिमाग गढ़ने के लिए, तो एक जिस तरीके से आज डिजिटल युग हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और कोडिंग, लैंग्वेजेस सीखना और उसमें किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना, उसके साथ साथ सिर्फ शिक्षा एक रट्टाफिकेशन या रट्टा का माध्यम नहीं हो। हम लोगों को एग्जाम्स में साल भर की पढ़ाई में 1 महीने की पढ़ाई करके पेपर पास करने के लिए शिक्षा नहीं है, परंतु उसके साथ साथ हम लोग उसके पूरे वर्ष में क्या काम कर रहे हैं, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हो और चाहे एकेडमिक हो, इन तीनों का सामंजस्य बना करके एक व्यक्ति को उसको फुल फ्लेज्ड, एक स्किलफुल और एक अच्छा समाज के अंदर रोल प्ले करने के लिए नागरिक बनाना, ये एक शिक्षा का कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा लगता है कि एक उद्देश्य रहता है, और उसी को उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो अभी सेग्रीगेट किया है 5+3+3+4, जिस तरीके से कि आगे जो शिक्षा वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उसको सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको साइड पे रख करके सिर्फ एकेडमिक में अच्छा नहीं होना, उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में फिर उसके रिमार्क सिस्टम कैसा है कि उसको रिमार्क्स कैसे मिलेंगे, सिर्फ टीचर्स दे देंगे तो वही उसके रिमार्क्स होंगे, या उसकी स्किल्स प्लस कैपेबिलिटीज़, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड प्लस उसकी कैपेबिलिटीज़, वो सब चीज़ों को देखते हुए जो इस बार शिक्षा नीति आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5, 8, 10 वर्ष बाद इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। और वैसे ही टीचर्स को उस तरीके से ट्रेन करना कि टीचर्स भी उस गुणवत्ता पूर्वक तरीके से उस शिक्षा प्रणाली को आम व्यक्ति तक पहुंचा पाएं। और जब ये बच्चा 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है, तो आज की जो शिक्षा पद्धति है आप भी जानते होंगे, आप भी कुछ पोस्टर्स देखते होंगे, हम भी बचपन में उस पोस्टर को देख देख कर बड़े हुए हैं कि एक पोस्टर होता था, एक कार्टून था जिसमें एक शेर, एक चीता, एक हाथी, एक बंदर, एक पक्षी, सभी को एक ही तरीके से जज करने का तरीका है कि उनके सामने पेड़ है, जो पेड़ पे चढ़ जाएगा तो वो उस तरीके से उसको अच्छा जानवर माना जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि बंदर तो चढ़ सकता है, परंतु हाथी, घोड़ा और बाकी जानवर नहीं चढ़ सकते। बट उसका ये मतलब नहीं कि बंदर परिपूर्ण है और बाकी जानवर अपरिपूर्ण है। तो हर जानवर की, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता रहती है। तो वैसे ही व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटीज, अपने स्किल्स को अलग अलग दिशा से, मल्टी डायमेंशनल फील्ड से डेवलप करने के लिए, ये एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए मल्टी डायमेंशनल वेज से आपकी कैपेबिलिटी इन्हांस करने के लिए शिक्षा पद्धति है। हम 10वीं के बाद, जब 10वीं की परीक्षा पास किया करते थे, उसके बाद हम लोग असमंजस में पड़ जाते थे अब क्या करना है। तो चाहे वो नॉन मेडिकल फील्ड लेंगे, चाहे मेडिकल लेंगे, कॉमर्स आर्ट्स लिया तो एक दूसरे दृष्टि से देखा जाता है आम समाज, क्योंकि ऐसा उस शिक्षा पद्धति ने एक डेवलप कर दिया था एक लोगों की साइकी कि जो कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में जाता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ने में ढीला है। तो उस चीज़ों को भी ख़त्म करना, एक बैरिकेडिंग ख़त्म करना, मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल पर आपको
कोई बार नहीं है। अगर आप नॉन मेडिकल के साथ साथ या मेडिकल के साथ साथ कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, अगर आप डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, आपके अंदर इंजीनियरिंग जो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको वो भी पढ़ने हैं। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं आर्ट्स फील्ड में भी अपने आप को डेवलप करना है, और जो कि ऑप्शंस हमारे पास नहीं हुआ करती थी, अब वो बार खत्म हो जाएगा और मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल पर व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटीज को और इन्हांस करने का पूरा मौका होगा। और जैसे 12वीं कंप्लीट करने के बाद जैसे हम लोग कभी कभार किसी को पार्ट फर्स्ट में किसी कारण से, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें हमारे सामने और भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं, तो हम कभी कभार हमारे में से किसी को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ जा सकती थी, या कोई ऐसी समस्या आ जाए किसी के सामने, तो 1 साल बाद अगर वो पढ़ाई पूर्ण नहीं कर सकता, 1 साल बाद छोड़ता तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, 2 साल बाद छोड़ता तो उसको डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा, और 3 साल पूरी करता है पढ़ाई तो उसको डिग्री दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके साथ साथ एमफिल को बार कर दिया, एमफिल खत्म कर दी। एमए अगर आप हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं, आप एमए करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगा, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको केवल आपका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं देखती, आपको एकेडमिकली ही जस्ट पुश नहीं करती, जस्ट आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग, आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर और बाकी सब फील्ड्स में भी आपको कहीं ना कहीं पुश करती है कि जो आपकी इनर कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उसको और इन्हांस करके आगे एक व्यक्ति को परिपूर्ण व्यक्ति बनाने में और उसको एक मार्केट के लिए तैयार करने के लिए, उसको अपने जीवन को आगे जीने के लिए और उसको एक देश के लिए पूर्ण एसेट बनाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि तैयार करने की इस शिक्षा पद्धति के अंदर क्षमता है। और जब ये शिक्षा पद्धति लागू होगी उसके बाद से जितने भी इस शिक्षा पद्धति से निकल के व्यक्ति निकलेंगे वो आगे देश को लेकर के जाने का और तेज गति से काम करेंगे और वो भी हमारे लिए आदर्श बनेंगे। और ये शिक्षा पद्धति बहुत आदर्श शिक्षा पद्धति है। अगर हमारी इम्प्लीमेंटेशन सही मायने में ग्राउंड रूट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक अगर अच्छे तरीके से हो पाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से देश के हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा है कि वो भी इस देश के लिए अच्छा काम करे, इस मातृभूमि के लिए अच्छा काम करे, और जब वो इस शिक्षा पद्धति में पूर्णतया सहयोग करेगा, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो जो एडिशनल स्टाफ मेंबर्स होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, जब वो इस डेवलप होंगे इसी शिक्षा पद्धति के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करेंगे। और ऐसी मेरी कामना है और इस तरीके से हमारा देश और गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।